अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पाठ के अंदर हमने कार्य की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण के विषय में पढ़ा। हमने इसमें प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक व तृतीय क्षेत्रक के विषय में जाना। इसमें कौन कौन से प्रकार की आर्थिक क्रियाएं आती हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसके विषय में जाना। इनकी उपयोगिता को जाना। पुराने समय में मनुष्य किस क्षेत्रक में अधिक लगे हुए थे, वर्तमान समय में किस क्षेत्रक में अधिक लगे हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था में इनका क्या योगदान है, सकल घरेलू उत्पाद में इनका क्या योगदान है, इसके बारे में हमने अब तक इस पाठ में जाना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे रोजगार की दशाओं के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया है क्षेत्रकों का, वो दो प्रकार से किया गया है, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र, इसमें वे गतिविधियां आती हैं जिनमें रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा इन्हें सरकारी नियमों को मानना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र, वे क्षेत्र जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं, इसमें रोजगार की अवधि तथा नियम, उपनियम आदि निश्चित नहीं होते हैं। तो इनके विषय में आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे। संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र क्या होता है। आपके सम्मुख इसमें कांता व कमल की कहानी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कांता एक कार्यालय में काम करती है, वह सुबह 9:30 बजे जाती है, 9:30 से शाम के 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंतर्गत अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियम के तहत भविष्य निधि प्राप्त करती है, उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है, इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे नियुक्ति पत्र दिया गया था, इसमें नौकरी संबंधित नियम व शर्तों का उल्लेख था। जबकि कमल जो काम करता है, कमल कांता का पड़ोसी है, वह एक किराना की दुकान में काम करता है। उसके जो है मतलब ये सारी सुविधाएं जो कांता को मिलती हैं वे नहीं मिलती। इसके विषय में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसके इस उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या कि संगठित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और इसमें कार्य करने का नियम, कार्य करने से संबंधित नियम होते हैं, जिसमें कार्य का समय, कार्य के अनुसार वेतन, यह सभी निश्चित होते हैं। ठीक है, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम तथा कार्यस्थल आती हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, इन्हें सरकारी नियमों व विनियमों का पालन करना होता है। यानी सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, मजदूरी से रिलेटेड, कार्य की प्रकृति से रिलेटेड, ये सारे नियम को ये फॉलो करते हैं। इसमें कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। इसमें एक निश्चित समय में तक ही काम करने की आवश्यकता, यानी टाइम भी इनका निश्चित रहता है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा इसके बदले में ओवर टाइम मिलता है। उन्हें सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, यानी कि जो छुट्टियां मिलती हैं उनका अलग से वेतन मिलता है। अवकाश काल में इन्हें भुगतान भी मिलता है। भविष्य निधि यानी फंड, पीएफ आदि इनको मिलते हैं। पेंशन आदि स्कीम का भी ये लाभ उठाते हैं। इसके अलावा इनको स्वास्थ्य आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं। असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ये अधिकांशतः छोटी छोटी व बिखरी इकाइयों में निर्मित होते हैं। ये इकाइयां अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती हैं। यहाँ कोई नियम, रूल रेगुलेशन निश्चित नहीं होते। यहाँ कम वेतन वाले रोजगार और होते हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने व सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी आदि का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर नियुक्ति के समय किसी प्रकार के नियम आदि की कोई पत्रिका नहीं मिलती और लोगों को बिना कारण बताए भी निकाला जा सकता है, जबकि संगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है जी, तो इसके आधार पर आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र में आपने देखा कि लोगों के पास ना तो उनके कार्य करने की कोई प्रकृति के, उनका ना तो समय निश्चित है, ना ही उन्हें अतिरिक्त काम करने का कोई वेतन आदि मिलता है। तो उनके असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके विषय में हम इस हेडिंग में बात करेंगे। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मजदूरी, सुरक्षा व स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। तो पहले बात करते हैं मजदूरी की। मजदूरी में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का काम करने का समय निश्चित नहीं है। उन्हें 10 से 12 घंटे तक बिना ओवरटाइम के कार्य करना पड़ता है। इन श्रमिकों को प्राय रोजगार सुरक्षा का अभाव पाया जाता है। गरीबी के कारण ये प्राय कम मजदूरी दरों पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए इन्हें इन संदर्भ में सुरक्षा दी जानी चाहिए, जिससे इनके काम करने के घंटे निश्चित हों और उनकी मजदूरी भी निश्चित हो जाए। यानी कितने घंटे काम करने के कितने रुपए हैं, यदि ये एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उनको और कितने रुपए मिलने चाहिए,
इससे संबंधित विभिन्न नियम बनाए जाने चाहिए, वह उनका पालन सख्ती से होना चाहिए। दूसरा, सुरक्षा। इस क्षेत्र में श्रमिक प्राय जोखिम वाले कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे ईंट उद्योग, कोयले की खान आदि में कार्य करने वाले लोग। तो इनको सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। यदि इनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है भविष्य में, तो उसके एवज में इनको मुआवजा आदि मिलने का प्रावधान भी होना चाहिए। तीसरा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, ये श्रमिक गरीब होते हैं, इनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, ये स्वास्थ्य के विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, इन कारणों से इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती। इनके स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। समय समय पर इनकी मतलब जांच की जानी चाहिए, इनको विभिन्न प्रकार की बीमारियों में, जिस प्रकार से संगठित क्षेत्र में लोगों को ईएसआई, बीमा आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही थी, उसी प्रकार की सुविधाएं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी प्रदान की जानी चाहिए। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम स्वामित्व आधारित उसका क्षेत्रकों का डिवाइडेशन देखेंगे, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।